एनवायरमेंटल स्टडीज। इसमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट का डी है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जिसका मतलब होता है जैव भू रासायनिक चक्र। पहले हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स वगैरह इकोलॉजी से संबंधित जो टॉपिक थे उसमें प्रोडक्टिविटी और उसके जो बॉक्स टाइप मॉडल्स वगैरह जितने भी मॉडल्स थे वो सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हम जैव भू रासायनिक चक्र इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। समस्त जीव पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों से बने होते हैं। समस्त जीव होते हैं पृथ्वी के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब से मिलकर समस्त जीव बनते हैं। जीवों की संरचना में 20 से 40 प्रकार के तत्व काम आते हैं, जो विभिन्न प्रकार के यौगिकों के रूप में जीवों में पाए जाते हैं। इनमें से जो तत्व अधिक मात्रा में जीवों को चाहिए उन्हें वृहद पोषक कहते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या वृहद पोषक है। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। कुछ तत्व अल्प मात्रा में चाहिए होते हैं, इन्हें सूक्ष्म पोषक या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, कोबाल्ट, क्लोराइड आदि सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो हर जीव का शरीर तत्वों से मिलकर बना होता है। वो कुछ वृहद पोषक तत्व, कुछ लघु या माइक्रो जिनको कहते हैं सूक्ष्म पोषक होते हैं। तो जैव भू रासायनिक चक्र इसके ये जो हमारा आज का टॉपिक है, इसके अंदर हम कुछ जो वृहद पोषक तत्व होते हैं उनके भविष्य के बारे में, उनका चक्रण किस तरह से वो अर्थ के ऊपर अर्थ से बाह्य वातावरण से जीवों में प्रवेश करते हैं फिर वापस से मिल जाते हैं, तो उस तरह से उनका चक्रण हम पढ़ेंगे। ये तत्व अल्प या दीर्घ समय में एक दूसरे मंडल में जाते हैं तथा चक्रण प्रदर्शित करते हैं। कुछ चक्र हम जैसे कि कुछ चक्र यहाँ पे दिए गए हैं, वो है जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, नाइट्रोजन चक्र और फास्फोरस चक्र। ये कुछ चक्र हैं। जीवों में दोनों प्रकार के तत्वों द्वारा जड़ता प्रदर्शित नहीं की जाती है, अर्थात ये जीव की देह में ग्रहण किए जाते हैं तथा किसी रूप में उत्सर्जित या स्रावित किए जाते हैं। यदि जीव से तत्व का विकास न हो तब भी यह पदार्थ जीव की मृत्यु के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार जीवों में मिलने वाले रसायन चक्रण प्रदर्शित करते हैं। जीवों के अंदर जितने भी रसायन होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं? चक्रण। जीवों में वो प्रवेश करते हैं और फिर वापस उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनका चक्रण चलता रहता है। इस चक्रण में कोई तत्व या उसका यौगिक जीवों से निकलकर जीवों के भू रासायनिक वातावरण अर्थात वातावरण मतलब एटमॉस्फेयर तथा स्थल मंडल या लिथोस्फीयर से गुजरता हुआ पुनः जैव मंडल में शामिल हो जाता है। रसायनों के जैव तथा भूमंडल में चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। तो इस प्रकार से रसायनों के जीवों के अंदर और जीवों से भूमंडल के अंदर चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं।
मंडल, में चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र या हम इसको बायोजियोकेमिकल केमिकल साइकिल कह सकते हैं। इस चक्र से पदार्थों का पुनः चक्रण होता है, रिसाइक्लिंग होता रहता है, अर्थात एक बार जो पदार्थ जीवों में चला गया वह पुनः उसके बाहर के वातावरण तथा फिर अन्य जीवों को उपलब्ध हो जाता है। जैव भू रासायनिक चक्र किसी पारितंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण कार्यात्मक पहलू है। प्रथम महत्वपूर्ण पक्ष ऊर्जा के प्रवाह पर सविस्तार चर्चा हम पहले कर चुके हैं। एनर्जी फ्लो, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम कुछ प्रमुख रसायनों के चक्रण का अध्ययन करेंगे, परंतु इससे पूर्व कुछ सामान्य शब्द हमको स्पष्ट कर देना सही होगा, स्थान संगत होगा। सभी रासायनिक चक्रों को हम तत्वों के चक्रण के रूप में ही देखें, ये आवश्यक नहीं। उदाहरण के तौर पर जीवों में हाइड्रोजन के चक्रण का जल के चक्रण के रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन तत्व है, उसका चक्रण हम पढ़ेंगे तो उसका चक्रण हम जल के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि जल किससे मिलकर बनता है, वो H2O, मतलब हाइड्रोजन से मिलकर और वाटर बनता है, H2O बनता है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसके चक्रण का अध्ययन हम वाटर साइकिल में यानी H2O या जल चक्र में हम इसका अध्ययन करेंगे। जल चक्र पढ़ेंगे या वाटर साइकिल हम पढ़ेंगे, जल चक्र, उसके अंदर हम हाइड्रोजन का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हम इनका अध्ययन करते हैं। इस प्रकार चक्र तत्व का यानी एलिमेंट होता है अथवा यौगिक कंपाउंड हो जाता है, यौगिक बन जाता है। जो चक्र के अंदर जो तत्व होता है उसका यौगिक हो सकता है। प्रत्येक चक्र में प्रमुखतः दो भाग होते हैं। एक भाग उसका सक्रिय या चक्रण कुंड होता है तथा दूसरा भंडार या संचय कुंड होता है। सक्रिय कुंड में पदार्थ का चक्रण तीव्रता से होता है, जबकि जीव सक्रिय कुंड या चक्रण कुंड बनाते हैं। संचय कुंड दो प्रकार के होते हैं, जिसको भंडार या रिजर्वीय कुंड कहते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अवसादी कुंड, सेकंड है तरल भंडार। उससे पहले हम तत्व का पारतंत्र में चक्रण किस तरह से होता
ये है जैव मंडल। समस्त जो जीवित जीव जंतु पाए जाते हैं वो जैव मंडल कहलाता है। तो ये जैव मंडल है, इसके अंदर हमने पढ़ा था इकोसिस्टम में प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स, जिनको ऑटोट्रोफ्स कहते हैं, जो अपना फूड बनाते हैं। तो पौधों से भोजन है वो कौन ग्रहण करते हैं? पौधों से भोजन को जंतु ग्रहण करते हैं। जंतु द्वारा प्लांट्स से एनर्जी, सॉरी प्लांट्स द्वारा जो एनर्जी होती है वो जंतुओं में ट्रांसफर कर दी जाती है, क्योंकि जंतु है वो पौधों से भोजन लेंगे, तो जैव मंडल के अंदर ये क्रिया होती है। फिर उसके बाद इसकी इनकी जो एनर्जी होती है, जैव मंडल में जो जंतु और पौधे होते हैं वो शोषण करते हैं। सबसे पहले प्लांट्स और जंतु दोनों शोषण की क्रिया करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। उसके बाद प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, जिससे वो अपना फूड बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। इसके अलावा उत्सर्जन किया जाता है। जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका एक्सक्रीशन किया जाता है। इसके अलावा जो जीव मृत हो जाते हैं उनका अपघटन वातावरण के अंदर किया जाता है। अपघटन और प्लांट्स की मृत्यु या एनिमल्स की मृत्यु भी वातावरण में होती है। तो ये सब वापस से ये सब क्रिया के द्वारा ये किस में मिल जाते हैं? ये भू रासायनिक वातावरण में। भू ये सब जो क्रियाएं होती है वो भू रासायनिक वातावरण में की जाती है। जो कि भू रासायनिक वातावरण, इसके अंदर जल मतलब वाटर हो सकता है, वाटर के अंदर ही हो सकता है। थल यानी जो जमीन होती है जहाँ पर प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं वो, और इसके अलावा वायुमंडल, श्वसन की क्रिया होती है वो वायुमंडल में होती है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा ये सब क्रियाएं की जाती है जो कि भू रासायनिक वातावरण में संपन्न होती है। इनके द्वारा जो तत्व होते हैं जो कि इसमें आके मिल जाते हैं उत्सर्जन द्वारा या मृत्यु के द्वारा, और जो वायुमंडल के अंदर जो गैसें वगैरह होती है उनका यूज वापस से प्लांट्स के द्वारा कर लिया जाता है। तो प्लांट्स है वो शोषण करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि जंतुओं द्वारा श्वसन के दौरान छोड़ी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको वापस से प्लांट्स यूज में ले लेते हैं। तो श्वसन के अंदर उसके अलावा प्रकाश संश्लेषण, किसमें? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अवशोषण, प्लांट्स है जो जमीन से वाटर का, खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। तो इस प्रकार से जमीन से या जल, थल, वायुमंडल, इनसे ये सारे जो तत्व जो भी प्लांट्स को चाहिए होते हैं वो जमीन से भू रासायनिक वातावरण से वापस से प्लांट्स में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये जो चक्र है ये कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। इनका एक चक्र बना हुआ है कि पौधों से पहले एनर्जी जंतु में जाती है, जंतु है वो इस तरह से अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं या काम में ऊर्जा को काम में ले लिया जाता है श्वसन द्वारा। प्रकाश संश्लेषण करते हैं प्लांट्स, कुछ जंतु भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं उत्सर्जन द्वारा, और अपघटन और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लास्ट में वो भू रासायनिक वातावरण के संपर्क में आ जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं और यहाँ से जो गैस
जो भी रासायनिक पोषक तत्व होते हैं उनका ये अवशोषण करते हैं, शोषण करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इस प्रकार से जो एनर्जी का जो चक्र है, इस तरह से वो तत्वों का जो रिसाइकलिंग है वो चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये है जैव भू रासायनिक चक्र और तत्व का इस तरह से पारितंत्र में चक्रण होता रहता है। अब इसके बाद हम पढ़ रहे थे संचय कुंड। जो संचय ये तो है भंडार कुंड, ये वाला कहलाता है भंडार कुंड, ये तो है भंडार कुंड। अब इसके बाद हम संचय कुंड के बारे में पढ़ रहे थे। दूसरा जो संचय, एक तो भंडार या संचय कुंड होता है और एक सक्रिय कुंड होता है, एक्टिव कुंड होता है। तो भंडार कुंड है, सक्रिय कुंड के अंदर देखो फटाफट से जो पदार्थ होते हैं उनका तीव्रता से चक्रण होता रहता है। भंडार कुंड है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अवसादी कुंड। भंडार कुंड के टाइप हैं, जिसको संचय कुंड या भंडार कुंड कहते हैं। वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इसमें अवसादी कुंड, जिसको सेडिमेंट्री पूल कहते हैं, अवसादी कुंड या सेडिमेंट्री पूल कहते हैं। सेकेंड इसमें तरल भंडार या फ्लूइड रिजर्वियर। फ्लूइड रिजर्वियर इस प्रकार से संचय कुंड इसके दो प्रकार हो गए हैं। किसी पदार्थ के चक्रण में यदि प्रमुखतः गैसें व परिणामतः वायुमंडल प्रमुख भूमिका निभाता हो तो ऐसे चक्र को क्या कहते हैं? गैसीय चक्र। मतलब कोई तत्व है उसके चक्रण में गैस या वायुमंडल वो प्रमुख भूमिका निभाता है, तो ऐसा चक्र गैसीय चक्र कहलाता है।
गैसेज साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के चक्र। देखो गैसीय चक्र के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसके जो ये जो साइकिल होती है, सारे चक्र होते हैं, वो गैसीय चक्र में आते हैं। गैसीय चक्र मतलब कोई पदार्थ है, ये कोई भी हम पदार्थ मान सकते हैं, जो वायुमंडल में चक्रण लगाते हैं तो गैसें प्रमुख रूप से इसके अंदर योगदान देती है। तो गैसों के अंदर जो होने वाला चक्रण है वो गैसीय चक्र कहलाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चक्र। सल्फर तथा फास्फोरस जैसे तत्व जीवों से स्थल मंडल में शामिल होते हैं। इस चक्र को अवसादी चक्र या सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। सेकंड वाला जो चक्र है वो है अवसादी चक्र। ये इसको हम सेडिमेंट्री साइकिल भी कह सकते हैं। अवसादी चक्र मतलब इसके अंदर सल्फर और फास्फोरस सल्फर और फास्फोरस है, ये जो तत्व है वो जीवों से स्थल मंडल में, जीव होते हैं उनसे ये जो तत्व है जीवों से किसमें शामिल हो जाते हैं, स्थल मंडल, स्थल मंडल में शामिल हो जाते हैं, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। स्थल मंडल या लिथोस्फीयर के अंदर ये शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार का चक्र अवसादी चक्र कहलाता है, क्योंकि वापस से ये जो तत्व है वो जीवों में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और ये स्थल मंडल में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार का चक्र अवसादी चक्र या सेडिमेंट्री साइकिल कहलाता है। यदि किसी तत्व या यौगिक का भंडारण मिट्टी, चट्टानों आदि में हो तो इस प्रकार का भंडार अवसादी भंडार कहलाता है। फास्फोरस चक्र में भंडार कुंड इसी प्रकार का होता है। जो हमने संचय कुंड पढ़े थे 2 प्रकार के, उसमें अवसादी कुंड था, उसके अंदर किसी तत्व या यौगिक का भंडारण होता है, वो मिट्टी, चट्टान आदि में हो जाता है। और फास्फोरस चक्र होता है वो इसी प्रकार का होता है। सेकेंड तरल भंडार, इसके अंदर समुद्र तथा वातावरण तरल भंडार के उदाहरण हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में, जल चक्र के बारे में। ये था भू रासायनिक चक्र और उसके टाइप्स किस किस प्रकार के होते हैं, उन सब के बारे में इनकी नॉर्मल जानकारी थी। अब हम जैव भू रासायनिक चक्र, इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे वाटर साइकिल या जल चक्र के बारे में।
आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जल के कारण ही जीवन संभव हो पाया है। पृथ्वी पर जल की अपार राशि है, परंतु इसमें से लगभग 5% ही मुक्त रूप में है। इस 5% मुक्त राशि का लगभग 99% भाग तो समुद्रों तथा महासागरों के रूप में पाया जाता है। शेष 1% बाकी जो जमीनी स्थल होती है उस पर वितरित है। इस प्रकार पृथ्वी की जल राशि का बड़ा भाग महासागरों में पाया जाता है, परंतु यह भाग स्थिर नहीं है, वरन तीव्र गति से चक्रण प्रदर्शित करता है। सूर्य तप या इंसोलेशन से थल व महासागरों का कुछ जल वाष्प में बदलकर वायुमंडल में प्रवेश करता है तथा यह पुनः जलपात या वर्षा से जल मंडल व स्थल मंडल में शामिल हो जाता है। जल के इस चक्रण को जल चक्र कहते हैं। तो सूर्य तप जिसको हम इंसोलेशन कहते हैं, सूर्य तप या सूर्य ताप, सूर्य की गर्मी से क्या होता है, जो महासागरों के अंदर जो जल होता है उसका क्या हो जाता है, वाष्पीकरण या जलवाष्प बन जाती है। सूर्य के ताप की वजह से। और ये जो जलवाष्प है यह वायुमंडल में प्रवेश करता है। ये वाष्प किसमें प्रवेश करता है, वायुमंडल में। वाष्पीकरण या जलवाष्प की प्रक्रिया होती है महासागरों व थल, जमीन पर जितने भी वाटर बॉडीज जिसमें वाटर होता है उससे, जैसे प्लांट भी वाष्पोत्सर्जन करते हैं, प्लांट्स के ऊपर पत्तियां होती है उसके अंदर भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से जमीन पर और महासागरों से जितनी भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है उससे जलवाष्प के रूप में उड़ जाता है। कहाँ मिल जाता है, वायुमंडल में जाकर मिल जाता है और वायुमंडल में प्रवेश करता है और ये पुनः जलपात वापस से वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। वायुमंडल से क्या होती है, बारिश या जलपात होता है, जिसको हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। वापस से बारिश के रूप में, बूंदों के रूप में ये गिरने लग जाता है। ये वर्षा से या तो जलपात या वर्षा से, बारिश या जिसको हम रेन कहते हैं, बारिश से यह जलमंडल व थल मंडल में शामिल हो जाता है। कहाँ शामिल हो जाता है, वापस से यह जल मंडल व थल मंडल में यह शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार से जल का जो चक्रण होता है, सबसे पहले सूर्य का ताप, इंसोलेशन, इसके द्वारा महासागर और जमीन पे जो जल होता है उसका वाष्पीकरण या जलवाष्प के रूप में उड़ना, ये प्रक्रिया होती है। फिर वायुमंडल में मिल जाता है जलवाष्प जाके, फिर वापस से जलपात या वर्षा होती है, फिर ये वापस जलमंडल और थलमंडल में आके मिल जाता है। फिर वापस से वही प्रोसेस, सूर्य का ताप, वापस से इसकी वाष्प बनती है एनवायरमेंट में या वायुमंडल में, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसमें जाकर ये मिल जाती है और फिर वापस से वर्षा होती है। तो इस प्रकार से जो जल का चक्र है वो चलता रहता है। ये था वाटर साइकिल, जो हम संक्षिप्त रूप में हमने इसको पढ़ा। इसको विस्तार पूर्वक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।